हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हमें आज डिटेल में बात करना है कोरोजन्स की और उसकी मैकेनिज्म, कोरोजन्स एंड इट्स मैकेनिज्म। अब बात ये आती है कि कोरोजन होता क्या है। पहले हम लोग इसे समझ लें तो आगे की कहानी हमें आसान हो जाएगी। कोरोजन्स क्या है? कोरोजन का मतलब बच्चों है कि मेटल का खराब होना, ख़त्म होना, और धीरे धीरे, ये नहीं कि आज रखा कल ख़त्म कल खराब, धीरे धीरे ये कोरोजन्स कहलाता है। धीरे धीरे मेटल का खराब होना या ख़त्म होना, डैमेज होना। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन की कोई रॉड है, आप उसको केयर नहीं किया, ऐसे खुला छोड़ दिया, तो जानते हो क्या होगा कि उस आयरन रॉड के सरफेस पे रेडिश ब्राउन पाउडर बन जाता है। वो रेडिश ब्राउन पाउडर बनना चालू हो जाता है। ये रेडिश ब्राउन पाउडर का फार्मूला ये है। रेडिश ब्राउन पाउडर उसके सरफेस पे बनता जाता है। इसी को रस्ट कहा जाता है, जंग जिसे बोलते हो। तो ये आपका एक पाउडर बन गया। अब ये पाउडर बन बन करके उस रॉड से नीचे गिरता रहता है या उसी में डिपॉजिटेड होता रहता है। तो इससे क्या हुआ कि आयरन का वेट डिके हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम लोगों के घरों में गेट आयरन का होता है, बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो उसको सेफ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है हर साल उसकी पेंटिंग करते हैं, उसकी सफाई रखते हैं। मेन पेंटिंग करके हम लोग इस कोरोजन से बचा लेते हैं। तो कोरोजन एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। जैसे और भी तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ। बड़ा कॉमन एग्जाम्पल एप्पल, सभी लोगों ने खाया है। एप्पल को अगर नाइफ से आप काटिए तो काटेंगे तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो जो है कटा हुआ जो एप्पल था वो ब्राउन कलर का हो गया। ये क्या हो गया? ये भी कोरोजन है। उसमें आयरन होता है, वो आयरन ऑक्सीडाइज हो करके जो है इसी चीज़ को बना दिया, तो वो जो है ब्राउन कलर का हो गया। ये भी कोरोजन्स है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको बताएं, ये मार्स प्लैनेट। ये मार्स जो प्लैनेट होता है ये रेड कलर का होता है। ये देखा गया कि रेड कलर का होता है। जानते हो क्यों? इस प्लैनेट में बहुत सा आयरन होता है। इस प्लैनेट में बहुत आयरन है और उस आयरन में रस्ट है, रस्टिंग आयरन है, वो उसमें रस्टिंग हो गई है। तो रस्टिंग की वजह से वो रस्ट क्या है, वो रेडिश ब्राउन पाउडर है, जिसकी वजह से उसमें रेडिश पाउडर सब पूरा भरा हुआ है। तो ये हमारा रेड कलर का दिखाई देता है। सिप की बात करिए। सी वाटर में जो सिप होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सिप का बॉटम है वो बॉटम जो है डिके होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ कोरोजन्स लग जाता है। तो बड़ी समस्या है कोरोजन्स के लिए। हम लोगों के पास लेड स्टोरेज बैटरी होती है जो इन्वर्टर में यूज करते हैं, उसमें लेड की प्लेटें पड़ी होती हैं और H2SO4 भरा होता है। कोरोजन्स की वजह से 2-4 साल में बैटरी बेकार हो जाती है। अगर कोरोजन्स ना लगे तो बैटरी हमारी काम करती रहेगी। तो कोरोजन्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाखों अरबों करोड़ों रुपए का जो है नुकसान इससे कोरोजन से हो रहा है। जैसे आप रेलवे ट्रैक देखिए, आयरन के बने होते हैं, कोरोजन्स की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं तो उनको हटा के अलग करना पड़ता है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम प्रिवेंशन में आपको बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरोजन्स एंड इट्स मैकेनिज्म। ये हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया। अब देखिए क्या है कोरोजन्स। कोरोजन का मतलब होता है स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन, इज कॉल्ड कोरोजन। यानी स्लो, बहुत धीमे से ईटिंग, ईटिंग का मतलब खाए जाना, खत्म होना, ईटिंग ऑफ मेटल्स, किसकी वजह से? ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन्स। बड़ी सिंपल डेफिनेशन, कोरोजन्स की बड़ी सिंपल डेफिनेशन आपके सामने आ गई। और भी इससे बढ़िया डेफिनेशन आप चाहें तो एक लाइन की और भी आपको समझा देते हैं। अच्छा ये बताओ, आयरन है ये Fe2O3, ये आयरन का बहुत अच्छा ओर है जिसको हम इसको हेमेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग इसे हेमेटाइट बोलते हैं। और इस हेमेटाइट का हमने एक्सट्रैक्शन किया, मेटलर्जिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन किया, एक्सट्रैक्शन किया, तो हमें यहां पे आयरन मिल गया। भाई आयरन के लिए आयरन कहां से मिलेंगे? कोई मेटल हमें कहां से मिलेगा? उसके ओर से मिलता है। तो ओर का हम अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, तो हमें फिर वो मेटल मिल जाता है, आयरन मिल गया। अब इस आयरन को हमने केयर नहीं किया, इसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया, बना इसके पाइप और रॉड ये सब बना लिए, बना करके ऐसे ओपन में रख दिया, तो क्या होगा? एयर के कांटेक्ट में आएगा और मॉइस्चर, तो इनकी वजह से ये इसमें बदल जाएगा। ये देखिए इसमें बदल गया, इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। फिर उसी में कंबाइंड स्टेट में बदल गया। तो कंबाइंड स्टेट में आयरन था, लेकिन आपने एक्सट्रैक्शन करके आपने आयरन बना लिया, लेकिन उसको आपने केयर नहीं किया, उसको आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो वो फिर उसी कंबाइंड स्टेट में बदल गया। तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन एक बनती है, यहां से हम लोग बनाएंगे द प्रोसेस by which metal have tendency to go back in their combined state is called corrosions। देखिए बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। The process by which metal have tendency to go back in their combined state is called corrosions। वो कंबाइंड स्टेट में तो होता ही था, लेकिन हमने एक्सट्रैक्शन करके उसको बनाया, उसे निकाला, लेकिन फिर उसी कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। यानी मेटल हैव टेंडेंसी टू गो बैक इन देयर कंबाइंड स्टेट। अब कैसे जाएगा अपने बैक में? उसमें प्रेजेंस रहेगी, किसकी? एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो ये भी आपकी डेफिनेशन, बहुत अच्छी डेफिनेशन ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन। तो इस तरीके से ये कोरोजन्स हो गया। कोरोजन का मतलब ये भी बड़ी सिंपल है, ईटिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन्स। खत्म होना, टिके होना, डैमेज होना,
किसी मेटल का कोरोजन से। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं। नंबर 1 आप लिखेंगे एग्जाम्पल में नंबर 1 कोरोजन ऑफ Fe, या हम इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी कह सकते हैं। कैसे? Fe सॉलिड, O2 गैस प्लस NH2O, ये सब की प्रेजेंस रहेगी, आयरन है, इनकी प्रेजेंस रहेगी और ये आपका इस तरीके से रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एन मॉलिक्यूल ये आपके रस्ट में बदल गया। यहाँ 2 ले लिया, यहाँ थ्राइस बाई 2 ले लिया और ये आपका रस्ट में क्या है? रस्ट। ये कैसा होता है? रेडिश ब्राउन पाउडर है। रेडिश ब्राउन पाउडर जो कि आयरन के सरफेस पे बनता रहता है और आयरन डैमेज होता रहता है। ये हो गया, मतलब इनकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी की भी एक की एब्सेंट हो गई तो मतलब फिर वो कोरोजन से नहीं लगेगा। जैसे हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिखा दें आपको। एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ये है, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ये है। 3 टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ पे बना दिया। ये देखिए 3 टेस्ट ट्यूब आपके सामने। यहाँ पर आपने पानी भर लिया। क्या भरा है? वाटर। यहाँ पे आपने वाटर भर लिया और यहीं पे ये आयरन की ऐसे छोटी छोटी रॉड फिंगर्स पड़ी हुई है आयरन Fe की। ठीक, यहां पे वाटर भर लिया और वाटर भरने के बाद यहां पे आयरन की ये कीली समझ लीजिए ऐसे पड़ी हुई है। लेकिन यहां पर हमने ऑयल की एक लेयर ऑयल डाल दिया तो ऑयल के ऊपर लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पे ऑयल लेयर है, ये डाल दिया। ठीक, फिर यहाँ पे हमने पानी नहीं भरा, यहाँ पर हमने कैल्शियम क्लोराइड को भर लिया, ये रखा हुआ है और यही आयरन की जो है कीली इसमें डाल दिया। इसमें पानी नहीं है। तो देखिए यहाँ पानी तो है और एयर जाएगी। एयर का मतलब O2 और इसमें कोरोजन्स लग जाएगा क्योंकि वाटर भी है और एयर भी जाएगी तो इसमें कोरोजन्स हो जाएगा और इसके चारों तरफ इस तरीके से रेडिश ब्राउन पाउडर ऐसे डिपोजिटेड होता रहेगा। तो यहाँ तो कोरोजन्स लग जाएगा। यहाँ क्या है? वाटर तो है लेकिन एयर अर्थात O2 यहाँ पे नहीं जा पाएगी क्योंकि ऊपर क्या है? ऑयल की लेयर है। ऑयल है तो ऑयल जो इस ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देगा। तो यहाँ पे नो कोरोजन्स, यानी कोरोजन्स यहाँ पे नहीं लगेगा। नो कोरोजन्स, यहाँ कोरोजन्स लग जाएगा। इसमें आइए, इसमें यहाँ से एयर भी जा रही है। ठीक है, एयर का मतलब O2 और यहां पर मॉइस्चर भी जा रही है। पानी तो है नहीं लेकिन ये क्या करता है? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ऑक्सीजन अकेले रहेगा तो यहां भी कोरोजन्स नहीं लगेगा। इसमें क्या है? इसमें दोनों चीजें हैं, ये और ये दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब इसमें कोरोजन्स लग जाएगा। इसमें वाटर है, एयर नहीं जा सकती इसलिए इसमें कोरोजन्स नहीं लगेगा। इसमें वाटर तो आपने लिया नहीं, मॉइस्चर जाएगी, एयर जाएगी, लेकिन ये मॉइस्चर जो है इस कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है।
और ये जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा और ऑक्सीजन अकेले की वजह से इसमें कोरोजन्स नहीं लगेगा। ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब बाई CaCl2, CaCl2 के द्वारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब कुल मिला करके इन दोनों की प्रेजेंस होगी तभी कोरोजन्स लगेगा, तभी आयरन में रस्टिंग होगी। तो पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। दूसरी बात आती है, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में जब हम जाएंगे तो यहां पर कोरोजन्स ऑफ कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर की कहीं कहीं प्लेट आपने देखी होगी, तो कॉपर की प्लेट के ऊपर जो है एक ग्रीन लेयर बन जाती है, वो भी कोरोजन्स होता है। कैसे होता है, कॉपर सॉलिड, O2 गैस, CO2 गैस, ये भी एटमॉस्फेयर में है, और इसके बाद वाटर लिक्विड, ये सब मिलकर के यहाँ पर इस चीज का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखें CaCO3, CuCaCO3 और CuOH का होल टाइज, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ये भी क्या है, कोरोजन्स। अगर हम कॉपर प्लेट या रॉड को एयर CO2 और वाटर के कांटेक्ट में रख दें या इसके कांटेक्ट में आएगी तो एक कॉपर में एक ग्रीनिश लेयर बन जाती है, वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। ये भी एक कोरोजन्स है, इससे भी कोरोजन्स लग जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल में कोरोजन ऑफ Ag की बात कर रहा हूं। Ag सिल्वर में क्या होता है कि सिल्वर अगर इसके कांटेक्ट में ये गैस आ गई, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो जानते हो ये सिल्वर जो है आपकी ब्लैक कलर की हो जाएगी, यानी Ag2S बन जाएगा और हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, और ये जो आपका होगा ये ब्लैक कलर का होगा, यानी सिल्वर ब्लैक पड़ जाती है, सिल्वर काली हो जाएगी। अगर इस गैस के कांटेक्ट में आएगी तो यहां पे उसमें कोरोजन्स लग जाता है। अगला, कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को अगर एयर के कांटेक्ट में रखा जाए तो ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, यहां पर ये चीज बन गई, ये कोरोजन्स हो गया। आप एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर जब नया लाते हो तो खूब शाइनिंग करता है, क्योंकि उसके ऊपर टिन की पॉलिश होती है, तो खूब शाइनिंग करता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब जब प्रेशर कुकर को आपने यूज किया 2, 3, 4 बार, तो जानते हो वो पॉलिश तो हट गई। अब पॉलिश जब हट गई तो अपने वो असली औकात में आ गया, जो उसका असली रूप था उसमें आ गया, क्योंकि एल्युमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो ऊपर है, बहुत ऊपर है, वो तो रिएक्टिव है बहुत, उसमें तो कोरोजन्स लगेगा। तो इस तरीके से कोरोजन्स की वजह से एल्युमिनियम वाले जितने भी बर्तन या कोई भी चीज़ होती है आर्टिकल, तो आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं करता है। जैसे प्रेशर कुकर अगर पुराना हो गया तो आप देखना उसमें शाइनिंग नहीं होगी। आप यूज करिए, यूज करने के बाद उसको जब पानी से वॉश करेंगे, तो पानी से जब वॉश करेंगे तो जब तक पानी रहेगा वो गीला रहेगा, तब तक देखना गौर से उसकी शाइनिंग कुछ ज़्यादा होगी। और जो ही आपने उसको रख दिया, उसका पानी जो है ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, तो उसकी शाइनिंग चली जाती है और वो आपको धूमिल टाइप लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई।
लेकिन एक बात याद रखिए बच्चों कि ये जो लेयर बनी है एल्युमिनियम ऑक्साइड के उस प्रेशर कुकर के ऊपर, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। मतलब इसके ऊपर जो लेयर बनी, तो ये लेयर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की बनी, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर इसे ऑक्सीजन को और अंदर नहीं जाने देगी। मतलब एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। जबकि आयरन में ऐसा नहीं होता है। इसलिए एल्युमिनियम की रॉड अगर आप छोड़ दीजिए बाहर और आयरन की रॉड छोड़ दीजिए और 1 साल तक रखिए, छोड़ दीजिए, और 1 साल के बाद आप जब देखेंगे तो आयरन की रॉड डिके हो जाएगी। उसमें बहुत सारा कोरोशंस लग करके वो बहुत सारा रेडिश पाउडर के रूप में निकल करके वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। लेकिन एल्युमिनियम में भी होगा, लेकिन उसके कंपेयर में आयरन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा, क्योंकि आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, वो प्रोटेक्टिव हो गई। बहुत ही ये एक तरीके से एडवांटेज पॉइंट है बहुत ज़्यादा इसका। एल्युमिनियम के केस में ऐसा होता है। इसीलिए तो देखिए आप ना कि आप अब जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हो तो ली के बे सर के ना और मग अल मन जन कर फी, देखिए आयरन ये है और आपका एल्युमिनियम तो यहाँ आ गया। ये तो हाईली रिएक्टिव है, लेकिन कोरोजन कम लगता है। ऐसे क्रोमियम में भी होता है कि क्रोमियम में भी कोरोजन कम लगता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो क्लियर हो गया, एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गया। अब इन एग्जाम्पल से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हमारे समझ में आ रही है कि अगर हम बात कहें, नोट में लिखना चाहें, तो एक लाइन में लिख सकते हैं कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन हुआ, ये भी ऑक्सीडेशन है। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन की फैमिली में देखिए ना, ऑक्सीजन के नीचे आपका सल्फर बैठा है। तो अगर किसी के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो भी तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी ऑक्सीडेशन है। कॉपर में भी देखा था ऑक्सीजन था, वो भी ऑक्सीडेशन था। आयरन में भी देखा ऑक्सीजन था, वाटर था, वहां भी ऑक्सीडेशन था। तो हम लिख सकते हैं नोट में, आप लिख सकते हो कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी का कोरोजन होता है। यहां पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन, तो एल्युमिनियम में कोरोजन्स, सिल्वर में कोरोजन्स, कॉपर में कोरोजन्स, आयरन में कोरोजन्स। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए कोरोजन्स के। अब इसके बाद आता है कि कुछ हम फैक्टर आपको समझा दें कि कोरोजन पे कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट डालेंगे, तो उनको भी समझ लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन्स, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन्स। अब आपने देखा कि कोरोजन्स एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल चेंज है। और आप लोगों ने काइनेटिक्स में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टेम्परेचर के इफेक्ट में बताओ। आपने कहा था कि मोस्ट ऑफ केसेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम पहला फैक्टर टेम्परेचर को ले लें, तो ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो याद रखिए बच्चों, रेट ऑफ कोरोजन्स, जो रेट ऑफ कोरोजन्स है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोरोजन्स उतने ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे ई नॉट रेड, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। इसको हम एसआरपी बोलते हैं। एसआरपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये था बच्चों, एसआरपी है ये। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेके बा सर के ना मग अल मंजन कर फीसद कोनी सनपब हकुअज अज पटऊ, क्या कहा था? इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.04 वोल्ट था, और जैसे जैसे नीचे चले जाओ वैसे वैसे वैल्यू इसकी इंक्रीज होती जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो याद रखिए रेट ऑफ कोरोजन्स, रेट ऑफ कोरोजन्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी ई नॉट रेड की वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी, जिस मेटल की, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और जब रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ कोरोजन्स भी उसका बढ़ जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। अगर ये बढ़ेगा इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसमें याद रखिए रेट ऑफ कोरोजन्स भी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ कोरोजन्स ये भी इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ कोरोजन्स भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर में बहुत सारे साल्ट होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से शिप में कोरोजन बहुत तेज़ी से लगता है, और शिप का जो बॉटम होती है वो बहुत जल्दी डिके हो जाती है। इसके बाद और भी देखिए अगला पॉइंट, यानी प्रेजेंस ऑफ एक्टिव गैसेस इन एयर। कुछ गैसें ऐसी हैं, अगर जैसे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, O2 हो गया, H2S हो गया, CO2, ये कुछ गैसें ऐसे हैं अगर इनकी प्रेजेंस इंक्रीज होगी, अगर O2, H2S और CO2 ये गैसें अगर बढ़ेंगी तो रेट ऑफ कोरोजन्स भी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ कोरोजन्स इनका भी ये इंक्रीज होगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ कोरोजन्स पे इफेक्ट डालते हैं। अब इसके बाद आता है कि रस्टिंग की मैकेनिज्म क्या होगी, यानी जो आयरन में रस्ट बनती है उस रस्टिंग ऑफ आयरन की मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वो फंक्शन करेगा, और रस्ट कैसे जो है आयरन के सरफेस पे बनती है। तो देखिए बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो आयरन के सरफेस पे रस्ट बनती है, रेडिश ब्राउन पाउडर बनता है, तो वो किस तरीके से बनता है उसकी मैकेनिज्म आप लोग समझिएगा। तो देखिए ये मैकेनिज्म कई स्टेप में होगी। जैसे स्टेप फर्स्ट रहा, स्टेप फर्स्ट यहां से लिखता हूं, स्टेप फर्स्ट, ये एक हमने आयरन की एक रॉड है या प्लेट मान लीजिए आयरन है, ये Fe ले लिया। अब इसमें रस्ट लगना है, अब वो सारे पॉइंट हमें यहां पे समझाना है। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिए इस आयरन की रॉड को, इस आयरन की प्लेट को आपने ऐसे खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा, इसके सरफेस पे मॉइस्चर आएगी, एयर आएगी। तो जैसे मान लो कि यहां पर ऐसे अंदर एंट्री हो गई, यहां पे ये मॉइस्चर आ गई, ये पानी इस तरीके से यहां पर वाटर फिल्म है,
हम इसको वाटर फिल्म बोल दिया। वाटर फिल्म इसके ऊपर सरफेस पे आ गई। लेकिन ये देखा गया अगर आयरन वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो वो एनोड का काम करने लगता है, वो एनोड बन जाता है। यानी स्टेप फर्स्ट में हम कहेंगे Fe इन कांटेक्ट विथ वाटर फॉर्म्स एनोड। एक एनोड का फॉर्मेशन करता है। यानी जब मॉइस्चर यहां पे आई तो आने में हुआ क्या, जो Fe है ये सरफेस वाला, वैसे भी मेटल जानते हो मेटल की आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के जुगाड़ में रहता है, और यहाँ मॉइस्चर आ गई तो ये आयरन करेगा क्या कि ये तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, निकाल देगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और ये आपका Fe यहां सरफेस पे आ गया, Fe+2। भाई सरफेस पे तो हो ही रहा है, सरफेस पे आ कहां गया, कोई अंदर से थोड़ा रिएक्शन हो रही, सरफेस पे हो रही। तो ये सरफेस पे Fe आपका आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये आपका एनोडिक एरिया है, हम इसको बोल सकते हैं एनोडिक एरिया। एनोडिक एरिया, ये एनोडिक एरिया आपकी बन गई। क्या बन गया, एनोडिक एरिया बन गई। यहां एनोड का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन यहां पे हम लिखेंगे एट एनोड, होना क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, ये Fe+2 सॉलिड और दिस चेंज इनटू Fe+2, और यहां पर आपका जो है Fe सॉलिड Fe+2 एक्वस, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले और इसका E0 की जो वैल्यू होगी वो +0.44 वोल्ट होगी, 0.44 वोल्ट, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये ऑक्सीडेशन हो गया एनोड पे। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आए। अब होगा क्या, स्टेप सेकंड में क्या होगा कि Fe इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स कैथोड। वहां पे कैथोड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पे मान लीजिए कि यहां पे कांटेक्ट में ऑक्सीजन आ गया तो जो इलेक्ट्रॉन आपका मिला यहां पे वो इस मेटल से हो करके इस स्पॉट पे आएगा। यहां पर क्या है, कैथोडिक एरिया हो गई, कैथोडिक एरिया, और इस कैथोडिक एरिया में आएगा। तो कैथोडिक एरिया में क्या आएगा, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड एट एनोडिक से निकला है, एट एनोडिक स्पॉट। देखिए एनोडिक स्पॉट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मूव थ्रो कहां, मेटल के द्वारा, मूव थ्रू द मेटल के द्वारा आकर कहां आएगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट, एंड मूव थ्रू मेटल एंड गो टू कहां पे, कैथोडिक कंपार्टमेंट में, कैथोडिक, गो टू कैथोडिक स्पॉट।
इसी पे आ गया और फिर क्या करेगा, गो टू कैथोडिक स्पॉट, ये कैथोडिक एरिया हो गई। इट रिड्यूसेस, ये रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ EH+, ये चीज यहां पर होगी। देखिए ऑक्सीजन प्लस EH आयन की प्रेजेंस में, और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आपका क्या है, कैथोड है, ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड होगा, एट कैथोड। तो यहां पर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, बन जाएगा H2O। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन हो गए 4, तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसका E0 की वैल्यू जो होती है प्लस 1.23 वोल्ट होगी, ये रिएक्शन हो गई। अगर हम यहाँ पे 2 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लगे हैं, तो 2 यहाँ कर लेता हूँ, 2 यहाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे एट कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी, क्योंकि भाई कहीं अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी जरूर होगा। तो इस जगह हम लिख सकते हैं O2 4H+, ये रिएक्शन होगी, 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के ट्वाइस H2O बनेगा। ये कैथोडिक एरिया में ये रिएक्शन होगी। अगर हम स्टेप थर्ड में जाएं, देखिए यहाँ पे स्टेप थर्ड की बात करेंगे। स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन, कहां से मिलेगी, इन दोनों को से। ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये भी हाफ सेल रिएक्शन है। तो देखिए जब दोनों जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो गए। यहां बताओ क्या आएगा, ट्वाइस Fe और सॉलिड प्लस यहां पे आया O2 प्लस 4H+, ये आ गया। और इसके बाद इधर जो मिलेगा ट्वाइस Fe+2, और यहां पर आपको मिलेगा ट्वाइस H2O, और E0 की वैल्यू प्लस 1.67 हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा, ये वैल्यू दोनों की प्लस हैं, जुड़ जाएंगे। इस तरीके से ये रिएक्शन है। अब ये H आयन की बात आई कि H आयन हमें कहाँ से मिला, ये वाला, वाटर से ज़्यादा तो मिल नहीं सकता है। क्यों? क्यों, वाटर तो बहुत ही कम टूटेगा। पानी जब टूटता है तो H+ और OH- में टूटेगा, लेकिन बहुत ही कम। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। यहाँ पर जो वाटर होगा, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके H2CO3 बनाएगा। ये H2CO3 एक इलेक्ट्रोलाइट का काम यहाँ पे करेगा इस सिस्टम में, और यही तुम्हारा टूट जाता है H2CO3, ये ब्रेक हो जाएगा ट्वाइस H+, और इसके बाद CO3-। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो आता है इस सरफेस पे, वो कार्बोनिक एसिड अर्थात H2CO3 से आ जाता है, और आने के बाद जो है इसको जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है। मतलब कुल मिला करके H आयन जो हमें मिलेगा, ये मिलेगा फ्रॉम H2CO3। तो इसका मतलब रस्टिंग के लिए, अगर आयरन में रस्टिंग हो रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस नहीं रहेगी तो रेट ऑफ जो कोरोजन्स होगा वो धीमा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक आपको रिडॉक्स रिएक्शन, और इसका EMF ऑफ सेल देखिए पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। जहाँ पे रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन, दोनों साथ साथ होती हैं। अब देखिए हमको ये मिल गया, Fe मिल गया। अब Fe से क्या हम करेंगे जरा देख लीजिए इसके बारे में।
स्टेप फोर्थ में यही Fe कंबाइंड हो जाएगा। याद रखिए स्टेप फोर्थ में आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे ऑब्टेन्ड Fe+2 aqueous from redox reaction react with O2 and H2O to form rust अर्थात Fe2O3 NH2O ये बन जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए जो Fe2+2 है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और प्लस वाटर से, यहां बनेगा Fe2O3 प्लस 8H आयन, 4 यहां पे ले लेंगे, क्लियर हो गई, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। देखिए ये आपको रस्ट मिल गया, एनहाइड्रस बना, रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए 2 4 6 हो गया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन 4, चार्ज भी देखिए बैलेंस है, यहाँ 4 तो प्लस के 4 हो गए, यहाँ भी प्लस के 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 4 क्लियर हो गया। यही जो आपका ट्वाइस Fe2 है ये तुम्हारा N मालिक्यूल वाटर से मिलकर के हाइड्रेटेड Fe2O3 और NH2O इसका फॉर्मेशन कर दिया, दिस इज कॉल्ड रस्ट, और इस रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि Fe तो यहीं पे हमें मिल गया था, ये सब तीन झाम करने की क्या जरूरत है? भाई ये अकेले रिएक्शन थोड़ा होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अगर हम आपसे कहें कि इलेक्ट्रोलाइट कौन है तो H2CO3 है। एनोड कौन बना रहा है? आयरन। कैथोड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन के सरफेस पे कैथोड बन जाता है। तो देखिए रिडक्शन हो रहा है, मतलब एक तरीके से एनोड पे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे हो रही है, और इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन भी आ रही है। तो इस तरीके से ये रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये इसकी मैकेनिज्म है। अब इसके बाद अगला पॉइंट इसी में आता है प्रिवेंशन, हम इसको कैसे रोकें। ये बड़ी समस्या हम लोगों के पास है कि भाई इसको हम रोकें कैसे, क्योंकि अगर रोकेंगे नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अब आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे रोके जिससे कोरोजन ना हो पाए। कई मेथड, जैसे नंबर 1 फर्स्ट मेथड है जिसको हम बोलेंगे बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन में सबसे पहला, जैसे आयरन हमारे पास है तो आयरन के ऊपर जो है हम जो है किसी की कोटिंग कर दें, ऑयल की कर दें, ऑयल की कोटिंग कर देंगे तो भी प्रोटेक्शन हो जाएगा, ऑयली कोटिंग। दूसरा, अगर हम ग्रीसिंग कर दें, यानी उसके ऊपर ग्रीस लगा दें तो भी कोरोजन रुक जाएगा। या हम लोग पेंटिंग कर दें, जानते हो पेंटिंग तो हम लोग अपने घरों के गेट में और बहुत जगह करते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो है कोरोजन रुक जाता है। और इसके बाद एक है कोटिंग, कोटिंग ऑफ नॉन कोरोसिव मेटल। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो जिनमें कोरोशंस नहीं लगता है, उनकी हम कोटिंग कर दें, उसके ऊपर परत चढ़ा दें। जैसे आपका टिन हो गया, टिन है, निकल है, क्रोमियम है, इनके हम परत चढ़ा दें। कैसे चढ़ाएंगे? बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हमने आपको बताया था, उसकी वजह से आप प्लेटिंग कर सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस में। तो ये आपके बैरियर प्रोटेक्शन है। बैरियर, इनको अगर आप किसी मेटल के सरफेस पे आप यूज कर देते हैं
ऑयली लेयर लगा दें, कोटिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, उसके ऊपर पेंटिंग कर दें, या कोटिंग बाय नॉन कोरोसिव मेटल, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम कोरोजन उनमें लगता है, ना कि बराबर, उनकी उसके ऊपर पॉलिश चढ़ा दें तो जिसकी वजह से जो है कोरोजन्स रुक जाएगा। ये मेथड रहा। दूसरा मेथड आपके सामने है सैक्रिफिशियल। दूसरा जो मेथड आपके सामने आता है उसे हम सैक्रिफिशियल मेथड बोलेंगे। सैक्रिफिशियल मेथड। देखिए सैक्रिफिशियल मेथड में क्या होता है, सैक्रिफिशियल, सैक्रिफाइड माने होता है बलिदान। एक तरीके से क्या करते हैं, जैसे मान लो आयरन है, ये सपोज करो आयरन की रॉड है, तो इसके ऊपर हम कोटिंग कर दें जिसमें बहुत ज़्यादा जो है कोरोजन्स लगता है। जैसे जिंक है, जिंक में क्या होता है, कोरोजन्स बहुत तेजी से लगता है। तो अगर हम जिंक के उसके ऊपर कोटिंग कर दें, इस तरीके से चढ़ा दें, जिंक की परत ऐसे चढ़ा देते हैं लेयर, अब क्या होगा कि इस जिंक में कोरोजन बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन अंदर जो आयरन की रॉड है ना वो तो सेफ है। मतलब ये बिल्कुल अपने आप को बलिदान अपने आप को कर देगा। इसके प्रोटेक्शन के लिए, आयरन की सुरक्षा के लिए ये जिंक जो है अपने आप को ख़त्म कर देगा, अपने आप को डिके कर देगा, डैमेज कर देगा, अपने आप के जो आइडेंटिटी है सब खत्म कर देगा, लेकिन इसको बचा लेगा, आयरन को बचा लेगा। आयरन में कहीं कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जिंक जो है अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बाई फार्मिंग, लिख सकते हैं बाई फार्मिंग लेयर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, बाई फार्मिंग लेयर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल। जैसे एग्जाम्पल में आपने दे दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दे दिया, आप जिंक दे दो, ये बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिव मेटल हैं, तो ये इनकी वजह से अपने आप को ये ख़त्म कर देंगे, लेकिन अंदर जो होगा उसकी ये रक्षा कर देंगे। ठीक है। तीसरी बात आती है एक और, कैथोडिक मेथड। कैथोडिक मेथड, कैथोडिक मेथड में क्या होता है, कैथोडिक मेथड में हमने क्या किया कि जैसे कोई अंडरग्राउंड पाइप है, सपोज करो अंडरग्राउंड एफई पाइप है, ये पाइप अंडरग्राउंड है, मतलब ऐसे नीचे दबा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है। अब इसमें कोरोशंस लगेगा, मिट्टी में दबा हुआ है, क्या, आयरन। ठीक। अब हमने क्या किया, इसी को जोड़ दिया बाहर से मैग्नीशियम से, ये मोर रिएक्टिव है, ये किसका काम करेगा, एनोड का। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे कैथोड का काम करने लगेगा। अब ये एनोड का जब काम करेगा तो यहां पर एट एनोड पे होगा क्या, ये मैग्नीशियम तुम्हारा ऐसे ऑक्सीडाइज होगा। हमने अभी आपको बताया था कि कोरोजन्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ये तो इसमें कोरोजन्स लग जाएगा और इसमें कोरोजन लगने से ये बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही, उसी में कोरोजन्स लगता है। तो इस तरीके से अंडरग्राउंड पाइप में अगर आप इसको मैग्नीशियम से कनेक्ट कर देंगे तो मैग्नीशियम में कोरोजन्स लग जाएगा और आयरन बच जाएगा। इसी तरीके से तीसरा मेथड, ये तीसरा हो गया कैथोडिक मेथड, और अगला पॉइंट्स और आपको एक मेथड है बाई यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन।
एंटी रस्टिंग सोल्यूशन। एंटी रस्टिंग सोल्यूशन क्या होते हैं? ये एल्कलिन फास्फेट, एल्कलिन फास्फेट एंड क्रोमेट, या फास्फेट और भी बता देता हूं एल्कलिन क्रोमेट। ये क्या होते हैं? दी सॉल्यूशन, इनकी खासियत है दी सॉल्यूशन डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। ये एच आयन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। अब बताइए, रस्टिंग में तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट था एच आयन, एच आयन के बिना तो रस्टिंग आयरन की लग ही नहीं सकती। तो जब ये कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन को डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ कोरोजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज क्यों करेगा? देखिए एल्कलिन है, एल्कलिन का मतलब बेसिक, एच आयन होता है एसिडिक, तो एच आयन को ये सब खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। और जानते हो अगर एच आयन कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब रेट ऑफ कोरोजन्स भी डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ कोरोजन्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन्स। तो हम इस कोरोजन्स को इस तरीके से रोक सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसे आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। कोरोजन्स क्या होता है? मेटल का खराब होना। क्या डिफिनीशन है? ईटिंग ऑफ मेटल ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं। आयरन का कोरोजन्स, कॉपर का कोरोजन, एल्युमिनियम का कोरोजन, सिल्वर का कोरोजन्स। इसके बाद कुछ फैक्टर हमने बताया। अगर किसी मेटल में इम्प्योरिटी मिली है तो भी उसका रेट ऑफ कोरोजन्स बहुत तेज़ी से होता है। तो फैक्टर भी बताए। इसके बाद मैंने आप लोगों को रस्टिंग की मैकेनिज़्म बताई, और रस्टिंग की मैकेनिज़्म के बाद फिर हमने आपको बताया कि ये कोरोजन्स को कैसे कैसे आप रोक सकते हैं। तो ठीक है, इसके आप लोग नोट्स बना लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है, नेक्स्ट वीडियो में उसी को स्टार्ट करेंगे। वो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और उसके टाइप्स और उस पर न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू वेरी मच।